वो फ़ोन लगा लेंगे अम्मी। मिसबा आफरीन को आश्वस्त करने की कोशिश करने लगी, पर वो भी परेशान हो रही थी। कहीं जावेद घर छोड़कर चला तो नहीं गया था। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे, मुझसे अच्छे से बात करके गए थे, वो सोचने लगी थी। कुछ देर बाद सूरज निकल चुका था। मिसबा छत पर कपड़े डाल रही थी। उसी समय काम वाली बाई रेशमा चौक में से अंदर आती हुई दिखाई दी। अब आ रही है, उसने रसोई से आफरीन की आवाज़ सुनी। हाँ मम्मी जी, आज थोड़ी देर हो गई। कल विधायक के घर मीटिंग में बहुत लोग आए थे, वहीं से घर देर पहुंची थी। रात भर नींद ही नहीं आई ठीक से। रेशमा ने झाड़ू उठा लिया था और बुहारने लगी थी। किस बात की मीटिंग थी? आफरीन ने पूछा। नेता नगरी वालों को काम क्या है? चुनाव आ रहे हैं, टिकट के लेन देन पर बातें चल रही थी। अच्छा, तो किसे मिल रहा है यहाँ से टिकट? मिलना किसे है? जो अब तक है उसे ही मिलेगा। उद्धरण चिन्ह। अंसारी को हराना आसान नहीं है। आफरीन खुश होते हुए बोली। हाँ, आसान तो नहीं है, लेकिन हवा बदल रही है, कुछ भी हो सकता है। रेशमा अपना काम करती रही। उद्धरण चिन्ह। हवा कितनी ही बदल जाए, यहाँ से तो अंसारी ही जीतेगा। आफरीन विश्वास से बोली। उद्धरण चिन्ह। मुझे तो नहीं लगता कि इस बार अंसारी जीतेगा। सुनने में आया है, उसके सामने पंडित जी को उतार रहे हैं। छत पर खड़ी मिसबा दोनों की बातें सुनते हुए जावेद को फ़ोन लगाने लगी, लेकिन अब भी जावेद का फ़ोन इंगेज ही जा रहा था। उसने इरफान का फ़ोन मिलाया, लेकिन वह बंद ही आया। मिसबा चिंतित हो गई। जावेद मियाँ कब तक आएंगे? रेशमा झाड़ू लगाते मिसबा के कमरे के बाहर पहुंच चुकी थी। तब उसने आफरीन से पूछा। पता नहीं, इस बार कुछ कहकर नहीं गया है। यूं तो हमेशा टूर पर जाने से मना करता रहा है, लेकिन इस बार खुद आगे रहकर टूर पर गया है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, साइट बड़ी है। आफरीन ने रसोई की खिड़की से मिसबा को देखा। मिसबा फ़ोन कान पर लगाए परेशान दिख रही थी। 11 बजे उसके ऑफिस फ़ोन लगाकर पूछना। आफरीन ने मिसबा को जोर से पुकारते हुए कहा। जी अम्मी। मिसबा की आवाज़ आई। क्या हो गया? रेशमा ने आफरीन से पूछा। कुछ नहीं रे, कल शाम से जावेद का फ़ोन नहीं लग रहा है, आफरीन ने परेशान होते हुए बताया। तो इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है? बैटरी खत्म हो गई होगी। कभी कभी सिग्नल भी नहीं आता है। फिर आज के लड़के कुछ बताते भी नहीं है। मेरे ये भी एक बार पुताई करने किसी बड़े सेठ के बंगले पर गए थे। 2 दिन तक न फ़ोन लगाया और न घर पर बताया कि कब तक आएंगे। मैं छोरे को लेकर थाने रिपोर्ट लिखाने जा ही रही कि सामने से आ गए। तब मेरी जान में जान आई। खूब चिल्लाया था उनको। वैसे जावेद मियाँ और भाभी के बीच सब ठीक तो चल रहा है न? रेशमा ने तिरछी नज़र से मिसबा को देखा। वो रस्सी पर कपड़े ठीक कर रही थी। तू ये कैसी बात कर रही है? आफरीन नाराज़ होते हुए बोली। माफ़ करना, मुझे लगा फिर से बच्चे को लेकर कोई झगड़ा हुआ होगा। रेशमा पिछली बातों की याद दिलाती हुई बोली। नहीं, जावेद अब बच्चे के लिए राज़ी है। उद्धरण चिन्ह। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि वो स्वस्थ या पैदा हो। आमीन। तेरे मुंह में घी शक्कर, आफरीन ने कहा, लेकिन उसके चेहरे पर संतोषजनक भाव नहीं थे। रेशमा जानती थी कि जावेद और मिसबा के बच्चे के साथ कुछ जटिलताएं थी। मिसबा भी अपने पेट को देख दिन में कई बार दुखी हो जाती थी, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो खुद को हिम्मत देती कि सब ठीक होगा। 1.5 घंटे में रेशमा झाड़ू, पोंछा और बर्तन कर चली गई। दोपहर में जब मिसबा खाना खाने के बाद झपकी ले रही थी तब एक अनजान नंबर से उसे कॉल आया। हेलो, मिसबा ने फ़ोन उठाया। हेलो मिसबा जी, उधर से आवाज़ आई। जी बोल रही हूँ, मिसबा ने कहा। मेरा नाम सहस्त्रबाहु है। मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके पति जावेद और उनके दोस्त इरफान दूर एक साइट पर गए हैं। उनके फ़ोन नहीं लग रहे हैं। उन्होंने कहलवाया है कि आपको सूचना दे दूं कि वे ठीक है और साइट से आकर वे आपसे बात कर लेंगे। दूसरी ओर से ये शब्द कान में पड़ते ही मिसबा के चेहरे पर सुकून आ गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम उनके लिए बहुत परेशान हो रहे थे। वैसे वो साइट से कब तक लौटेंगे? शायद कल शाम तक, कह नहीं सकता।
काम ज्यादा है, परसों का दिन भी लग सकता है। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, आपका एक बार और लाख लाख शुक्रिया। फिर मिसबा ने फोन रख दिया और उठकर ये बात आफरीन को बताने चली गई। जावेद की खबर पाकर आफरीन भी बेफिक्र हुई, लेकिन वो शख्स सहस्त्रबाहु जिसने मिसबा को फोन लगाया था, फोन रखने के बाद बड़ा चिंतित था। उनसे अपने पास सोफे पर बैठे एक व्यक्ति से कहा, हम ज्यादा वक्त तक झूठ नहीं बोल पाएंगे। सहस्त्रबाहु ने टेबल पर रखे 2 मोबाइल पर नजर डाली। दोनों मोबाइल जावेद और इरफान के थे। जानता हूँ सहस्त्रबाहु, लेकिन कोई चारा भी नहीं है। तुम लोगों ने बहुत जल्दबाजी दिखाई द रियल टाइम मशीन को चुराने में। उद्धरण चिन्ह। तुम आसानी से मान जाते तो उन्हें वैसे न भेजना पड़ता। फिर तुमने पूरी बात भी नहीं बताई थी। उद्धरण चिन्ह। कैसे बताता? तुम लोगों ने मौका ही कहाँ छोड़ा था, और कोई अपनी कमियां क्यों बताएगा भला? तुम्हें मालूम था मैं टाइम टनल को लेकर काम कर रहा हूँ। उसमें थोड़ा समय लगेगा, समीकरण तैयार नहीं है। वो व्यक्ति बोला, क्या हम उनके पीछे नहीं जा सकते? सहस्त्रबाहु ने पूछा, जा तो सकते हैं, लेकिन तुम जानते हो फिर क्या होगा। और अतीत इतना विशाल और विस्तृत है कि हम उन्हें ढूंढने जाएंगे भी तो कहाँ। हम भटक सकते हैं। व्यक्ति ने बताया, कोई तो तरीका होगा डॉक्टर। सहस्त्रबाहु ने, है तो सही, पर। उद्धरण चिन्ह। पर क्या डॉक्टर? सहस्त्रबाहु ने पूछा, पता नहीं काम करेगा कि नहीं। अतीत में 100 साल बिताने पर वर्तमान में केवल कुछ साल बीतते हैं, जबकि भविष्य में एक दिन बहुत महंगा साबित होता है। व्यक्ति ने अपना सिगार सुलगाते हुए कहा, इसका क्या मतलब है? सहस्त्रबाहु ने चौंकते हुए पूछा, इसका मतलब वैज्ञानिक और तकनीकी जटिलताएं हैं। तुम राजनीति के पत्रकार हो, इसे शायद ही समझोगे। व्यक्ति ने कहा, देखो डॉक्टर एन रामावल्ली, मैं जानता हूँ तुम महान वैज्ञानिक हो, लेकिन थोड़ा विज्ञान मैं भी जानता हूँ। कम से कम मैंने तुम्हारे साथ काम करते हुए कुछ तो सीखा ही है। फिर मैं कई विज्ञान पत्रिकाएं भी पढ़ता हूँ और अब मैं एक विज्ञान फैंटेसी फिल्म पर भी पैसा लगा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। अपनी बड़ाई मत करो, आज तुम जो भी हो मेरे कारण हो। अच्छा सुनो, अगर मेरे लैब से भेजे संदेश उन्हें मिल जाए और उसे फॉलो करते हुए वो निश्चित जगह पहुंच जाएं, तो 1% संभावना है कि उस लंगड़े जावेद की बीवी उसे देख पाए। वरना उसे बता देना कि उसका पति और उसका हमदर्द दोस्त कभी नहीं लौटेंगे। डॉक्टर रामावल्ली सिगार से धुआं उगलते हुए कुछ सोचने लगा। ऐसा मत कहो डॉक्टर, केवल 1% संभावना से क्या होगा? सहस्त्रबाहु और ज्यादा चिंतित हो गया। उद्धरण चिन्ह। वैसे सच कहूं तो संभावना केवल 0.99% है। डॉक्टर रामावल्ली ने कुटिल मुस्कुराहट होंठों पर लाते हुए सहस्त्रबाहु के चेहरे पर धुआं छोड़ा। ये सुनते ही सहस्त्रबाहु के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी। मतलब मैं सही था, तुमने जिन्हें भी भेजा है वो वापस नहीं लौटेंगे? सहस्त्रबाहु ने पूछा। बेशक वे नहीं लौटेंगे, लेकिन चिंता मत करो, मैं सबको वापस लाने का मार्ग ढूंढ लूंगा। मुझे भी सबकी चिंता है, पर मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम वॉलंटियर को सिखा पढ़कर मेरे पास लाओगे। उद्धरण चिन्ह। मैं क्या करता? मुझे जानना था कि तुम क्या कर रहे हो और क्यों तुम्हें इतने वॉलंटियर लग रहे हैं। हम 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को समय यात्रा पर भेज चुके हैं। सहस्त्रबाहु परेशान होता हुआ बोला, धीरज रखो मेरे दोस्त, मैंने तुम्हें बार बार कहा है कि सही समय आने पर सब बताऊंगा। इंतजार करो। कहते हुए डॉक्टर शून्य रामावल्ली ने अपना सिगार एशट्रे में लगा दिया। यूरो क्यू पाउंड एस समय सापेक्ष है, लेकिन उसमें छेद कर सकते हैं। अल्पविराम 5 फूस की झोपड़ियाँ 1943 एक अनजान जगह भर दोपहरी का वक्त। इरफान द्वारा घड़ी जैसी दिखने वाली टाइम मशीन का बटन दबाते ही भविष्य की दुनिया से आए दोनों प्राणी एक बंजर भूमि पर प्रकट हुए। उन्हें सबसे पहले उबकाई सी आई। कुछ सेकंड बीतने पर जावेद उल्टी करने लगा। इरफान ने खुद को संभाल लिया, लेकिन वो अपनी खांसी न रोक पाया। दोनों अपने घुटनों के बल बैठे बंजर जमीन पर झुके हुए थे। बंजर भूमि पर जावेद की उल्टी बहुत अजीब लग रही थी। ये साला अच्छी झंझट है। तुम ठीक हो? इरफान थूकते हुए बोला और जावेद की पीठ पर हाथ फेरने लगा।
उल्टी करते हुए जावेद की आंखों में पानी आ गया था। उसे खुद पर नियंत्रण पाने में 2 मिनट लगे। तुमने घड़ी का बटन क्यों दबाया? जावेद ने इरफान का हाथ एक और करते हुए पूछा। क्या नहीं दबाना था? इरफान ने जावेद को बैसाखी पकड़ने में मदद की। हाँ, नहीं दबाना था। जावेद खड़ा होते हुए बोला। क्या बात कर रहे हो? प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम्हारे दद्दू ने गोली चला ही दी थी। शुक्र मनाओ बच गए हम, इरफान व्यंग करते हुए बोला। अब हम मेरे परदादा को कैसे ढूंढेंगे? जावेद ने प्रश्न किया। तुम्हारे पास अपने पुरखों की लिस्ट है न? ढूंढ लेंगे, इरफान बेपरवाह सा होते हुए बोला। तुम जानते हो लिस्ट हमें कहाँ तक ले जाएगी? अब्दुल रहमान रजा शेख के बाद हम रजा सुल्तान तारिक शेख तक जा सकते हैं। अगर हमने मेरी पीढ़ियों की कड़ी का पीछा नहीं किया तो शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे कि मेरे खानदान में ये बीमारी कब शुरू हुई थी। उद्धरण चिन्ह। बात तुम्हारी सही है जावेद मियाँ, लेकिन तुम्हें इल्म होना चाहिए कि अगर हमने एक भी गलत कदम उठा लिया तो ये समय चक्र हमें भारी पड़ेगा। इसलिए तुम्हें समझ लेना चाहिए कि हालात को देखते हुए हमें तुरंत निर्णय भी लेने पड़ेंगे। इरफान जावेद को समझाने लगा। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ इरफान, लेकिन तुम कोई भी निर्णय लेने से पहले ये सोच लेना कि किसी छोटी सी गलती के कारण हमें भटकना न पड़े। मिसबा और अम्मी मेरा इंतजार कर रही होगी। भाभीजान और अम्मी की चिंता मुझे है जावेद मियाँ। तुम फिक्रमंद मत हो, हम अपना काम करके ही घर जाएंगे। ये बताओ हम है कहाँ? इरफान घड़ी की ओर देखने लगा। जावेद ने अपनी कमीज की आस्तीन ऊंची की और टाइम मशीन के डायल में समय और स्थान देखने लगा। हम बंगाल में है इरफान। राजशाही में सन 1943 चल रहा है। जावेद बताने लगा। हुआ, राजशाही बंगाल में? हमें तो उत्तर प्रदेश में लैंड होना था। इरफान हैरान। तुमने जगह का नाम डालने का मौका ही नहीं दिया। क्या वापस चले? मेरे ख्याल से हमारे मुकाम तक का रास्ता ज्यादा लंबा नहीं है। जरा देखो कितने कोस का फासला है। इरफान घड़ी देखने को कहने लगा। जावेद ने फिर से घड़ी में कुछ बटन दबाए। घड़ी में नक्शा और उसके मार्ग को दिखाती रेखा प्रकट हो गई। 90 कोस से थोड़ा कम। जावेद ने घड़ी में देखते हुए कहा। मतलब कोई साधन मिल जाए तो 2 रोज में पहुंचा जा सकता है। इरफान अंदाज लगाते हुए बोला। तुम देर करवाना चाहते हो? इसमें देरी कैसी? तुम्हें कंधे पर घाव है और ठीक से आराम भी नहीं मिला है। मैं सोचता हूँ कि आज कहीं आराम कर लेना ठीक होगा। उद्धरण चिन्ह। इरफान के कहने पर जावेद अपने कंधे को देखने लगा। फिर एक पल रुककर उसने कहा, ठीक है, आज कहीं रुक जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। जावेद के ये कहते ही इरफान ने उसे सहारा दिया और वे दोनों बंजर भूमि पर आगे बढ़ने लगे। कुछ देर बाद इरफान ने जावेद से कहा, डॉक्टर की ये टाइम मशीन है बहुत कमाल की, किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह पर लैंड नहीं करवाती है। सोचो अगर हम उससे 2006 में मिले होते तो क्या होता। जब सहस्त्रबाहु उससे मिला था ये टाइम मशीन कंस्ट्रक्शन मोड में थी। अगर हमने इसे उसी मोड में चुराया लिया होता या डॉक्टर ने टाइम मशीन में बदलाव न किए होते तो शायद हम गायब होकर किसी अंग्रेज जमींदार या महाराजा की शाही सवारी में टपक पड़ते। शायद हाथी के पैरों के पास या घोड़ों और ऊंटों के झुंड में। इरफान की अजीब कल्पना पर जावेद हंसने लगा। यह हम प्रकट होते किसी कारावास में स्वतंत्रता सेनानियों या बागियों के बीच हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए। उद्धरण चिन्ह। हा हा हा। इरफान भी हंसने लगा। यहाँ इतनी वीरानी क्यों छाई है? जावेद ने गौर किया कि बहुत दूर तक देखने पर भी उन्हें कोई पेड़, झोपड़ी या इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ, बड़ा अजीब लग रहा था। हवा में भी मायूसी की गंध आ रही है। प्यास अलग लग रही है। उद्धरण चिन्ह। प्यास तो मुझे भी बहुत लग रही है। उल्टी होने से गले में कुछ फंसा फंसा सा लगता है, पर दूर दूर तक यहाँ कोई कुआं या तालाब नजर नहीं आ रहा। उद्धरण चिन्ह। कुआं तालाब यहाँ कैसे होगा जावेद मियाँ? हम बंजर धरती पर बढ़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता यहाँ 2-3 कोस तक भी पानी मिलेगा। हमें उस टीले तक जाकर देखना होगा। इरफान ने दूर उठे हुए टीले की ओर इशारा किया। फिर दोनों चलते रहे। करीब आधे घंटे बाद वे टीले तक पहुँचे।
इरफान टीले पर चढ़ा और उसे दूर कुछ फूस की झोपड़ियां दिखाई दी। कितना और चलना होगा? जावेद हाँफते हुए दम लेने लगा। ज्यादा नहीं, जितना चले है उतना ही। इरफान नीचे उतर आया और खुद भी दम लेने लगा। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं नजर आ रही थी। क्या हुआ? जावेद को थोड़ा अजीब लगा। साला वहां कोई दिख नहीं रहा है। पता नहीं कोई इंसान है भी या नहीं। इरफान हैरान होता हुए बोला, तुम कहो तो हम टाइम मशीन से सीधे पूर्णिया चलते हैं। मेरे परदादा हमें वहीं मिल जाएंगे। जावेद का हाथ कलाई घड़ी यानी द रियल टाइम मशीन पर चला गया। नहीं, वहां तक चलकर देखते हैं। कोई नहीं हुआ तो भी आराम करने के लिए कुटिया तो मिलेगी। वहां कोई कुआं भी होगा। उद्धरण चिन्ह सूखा हुआ। जावेद ने व्यंग्यपूर्ण हंसी बिखेर दी। कुछ देर विश्राम के बाद दोनों टीला पार करते हुए झोपड़ियों की ओर बढ़ने लगे। आसपास केवल वीरानी और सूखी धरती थी। ऐसा लगता था जैसे सूर्य देवता ने सब कुछ भस्म कर दिया था। 40 मिनट चलने के बाद वे फूस की झोपड़ियों के पास पहुंच गए। वहां कोई नहीं था, केवल गर्म हवाओं से फूस उड़ रहा था। इरफान ने एक झोपड़ी के बाहर रुककर आवाज लगाई कि शायद अंदर कोई हो और बाहर आ जाएं, लेकिन अंदर से कोई नहीं आया। तब इरफान ने झोपड़ी के अंदर झांक कर देखा। झोपड़ी रिक्त पड़ी हुई थी। तब तक जावेद दूसरी झोपड़ी की ओर बढ़ चुका था। उसने भी भीतर झांका, उसे भी नीरवता के दर्शन हुए। फिर इरफान अन्य झोपड़ियों की ओर बढ़ गया। मुझे नहीं लगता यहाँ कोई है इरफान, हमें चलना चाहिए। जावेद ने इरफान को रोकते हुए कहा। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन एक दो झोपड़ियों में और देख लेता हूँ। इरफान जल्दी जल्दी से झोपड़ियों में झांकने लगा। कुछ और झोपड़ियों में देखने के बाद अचानक उसके पैर ठिठक गए। एक झोपड़ी में कंकाल नुमा दो बच्चे जमीन पर अंतिम सांसें गिन रहे थे। ऊपर चारपाई पर एक अर्धनंग व्यक्ति लेटा था। उसकी छातियों में से भी हड्डियां बाहर झांक रही थी। वो केवल अस्थिपंजरा का ढांचा सा ही था, जिसमें प्राण शेष थे या नहीं, एकदम से कहना मुश्किल था। क्या हुआ इरफान? जावेद ने इरफान को सहमा हुआ देख पूछा। यहाँ कोई है? इरफान ने जावेद को पास आने को कहा। जावेद अपनी बैसाखी के सहारे झोपड़ी के द्वार पर पहुंचा। फिर उसने जो देखा उससे वो विचलित हो गया। ये कौन है इरफान? जावेद ने पूछा। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। इरफान बड़बड़ाया। क्या समझ जाना चाहिए था? जावेद को समझ नहीं आया। बंगाल में दुर्भिक्ष पड़ा है जावेद मियां। 1943 का दुर्भिक्ष 2 करोड़ से ज्यादा लोग भूख से मरे थे उसमें। इरफान ने बताया। ये क्या कह रहे हो? जावेद हैरानी से इरफान तो कभी झोपड़ी के भीतर पड़े हड्डी हड्डी व्यक्ति और उसके बच्चों को देखने लगा। इरफान आगे बढ़ा और बच्चों के माथे छूते हुए शरीर का ताप जांचने लगा। बच्चे बाहर की गर्मी से ज्यादा तप रहे थे। फिर वह खाट पर पड़े व्यक्ति के पास गया और उसके शरीर का ताप देखा। वह भी अपने बच्चों की तरह बेसुध था। क्या हम इनकी मदद कर पाएंगे? जावेद झोपड़ी के बाहर पड़े मिट्टी के बर्तनों में पानी देखने लगा। वे खाली थे। एक बर्तन झोपड़ी के भीतर भी रखा था, पर वो भी रिक्त ही था। मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए, इरफान मायूस होता हुआ बोला। इन्हें इस हालत में छोड़कर जाएंगे। जावेद इरफान को देखने लगा। हम इनकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे जावेद मियां। इरफान चारपाई से दूर हटते हुए बोला। लेकिन क्यों? जावेद ने पूछा। अन्न समझते हो न? इन लोगों के पेट में कई दिनों से अन्न का एक कण नहीं गया है। ये जिंदा लाशें हैं जावेद मियां। पता नहीं अब तक कैसे जिंदा है। अल्लाह बहुत बेरहम है। इरफान भावुक हो गया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। जावेद के प्रश्न रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है जावेद मियां। लेकिन यहाँ जो हालत बने हैं वो सब अंग्रेजों की नीतियों के चलते हुआ है। इरफान जावेद को इतिहास के तथ्य बांटना चाह रहा था कि खाट पर लेटे व्यक्ति में थोड़ी हलचल हुई। वह बेहोशी की हालत में कुछ बड़बड़ाने लगा। दोनों समय यात्रियों ने सुना कि व्यक्ति किसी का नाम पुकार रहा था। दोनों खाट के पास गए। इरफान उसके मुंह के पास कान लगाकर सुनने लगा। जावेद व्यक्ति के सिर पर हाथ फेरने लगा। व्यक्ति कुछ कह रहा था, लेकिन उसके शब्द अस्पष्ट थे।
किसे पुकार रहे हो मियाँ? इरफान ने व्यक्ति को होश में लाने की कोशिश की, लेकिन व्यक्ति बेसुध हो गया। जावेद से फूस की झोपड़ी में मौत का मंजर देखा नहीं गया। वह झोपड़ी से बाहर निकल आया। उसके पीछे इरफान भी आ गया। क्या हुआ मियाँ? बाहर क्यों आ गए? इरफान भी व्याकुल था। उसने जावेद को रोकते हुए कहा, अंदर रहकर भी क्या हासिल होगा इरफान, जबकि हम कुछ नहीं कर सकते। जावेद वितृष्णा से बोला, तुम क्या करना चाहते हो? इरफान ने सोचते हुए पूछा। मदद, मदद इरफान, मदद। हम इनकी मदद क्यों नहीं कर सकते? जावेद ने पलटकर जवाब दिया, क्योंकि हम किसी की मदद करने नहीं आए हैं मियाँ। मत भूलो ये इतिहास है, बीत चुका है। थोड़ी सी भी छेड़छाड़ हम पर भारी पड़ सकती है। उद्धरण चिन्ह, ये अनुमान है इरफान। अनुमान नहीं है जावेद मियाँ। शायद तुमने डॉक्टर शून्य रामावली की आंखें ठीक से नहीं पढ़ी थी। द रियल टाइम मशीन का आविष्कारक होने के बावजूद उसके चेहरे पर मायूसी थी। उसका अजीब ढंग से बात करना, छोटी से छोटी बात को बार बार समझाना, हमेशा सिगार होठों में दबाकर फूंकना। ऐसा लगता था कि वह कुछ बदलना चाहता है, लेकिन बदल नहीं पाया है। सहस्त्रबाहु ने भी हमसे बहुत कुछ छिपाया है। उसने हमें वॉलंटियर बनाकर अपना ही काम साधा है। इरफान पुरानी बातें बताने लगा। मैं सहस्त्रबाहु पर शक नहीं कर सकता। आज उसकी वजह से हम मेरे परिवार के इतिहास को देख पा रहे हैं। लेकिन, कहते हुए जावेद झोपड़ी की ओर देखने लगा। लेकिन क्या? इरफान जावेद को झोपड़ी की ओर देखते हुए खुद भी उस ओर देखने लगा। मैं इन्हें देखकर अपना दुख भूल गया हूँ इरफान। जावेद झोपड़ी के प्राणियों के बारे में सोचते हुए बोला, ओह, अब समझा, हमदर्दी उमड़ आई है। याद है, मैं तुमसे कहता था कि हम तुम्हारी औलाद को पालेंगे और उसे भरपूर मोहब्बत देंगे, फिर चाहे वो कैसी भी हो। लेकिन तुम कहते थे, नहीं, नहीं इरफान, मैं अपनी औलाद को अपाहिज के रूप में नहीं देख सकता। इरफान झोपड़ी को देखते हुए कहने लगा, अंदर झोपड़ी में दुनिया की केवल एक हकीकत है जावेद मियाँ। तुम जानते हो, इससे भी बदतर मंजर भविष्य और इतिहास में हो चुके हैं। अभी हमें बहुत कुछ देखना बाकी है। आओ चलें, हम सीधे रजा सुल्तान तारिक शेख के पास चलते हैं। उद्धरण चिन्ह, हम, यही ठीक रहेगा। मायूसी से निजात पाने की कोशिश करते हुए जावेद अपनी कलाई पर बंधी घड़ी में समय और स्थान डालने लगा। इरफान ने समय यात्रा में आगे बढ़ने के लिए उसका हाथ थाम लिया। लेकिन अभी जावेद टाइम मशीन का बटन दबाता कि उसने देखा, एक कृषकाया और फटेहाल महिला लड़खड़ाते झूमते, बेसुधी की हालत में कहीं से झोपड़ी तक आई। उसके हाथ में जलती हुई मशाल थी। उसने नशा नहीं किया था। शायद उसके शरीर में भी जान नहीं थी। जो थी, वो उसने मशाल को थामकर रखने में लगा दी थी। उसने भेदती नजरों से दोनों को देखा, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाए। उसके शरीर की कमजोरी और उसकी लाचारी उसे कुछ भी समझने का मौका नहीं देना चाहती थी। उसने जावेद और इरफान को देखते हुए एक एक कर सभी झोपड़ियों में आग लगा दी और अंत में खुद उस झोपड़ी में घुस गई जिसमें 3 जिंदा लाशें अपने वक्त का इंतजार कर रही थी। क्षण मात्र झोपड़ियां धधक उठी। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि इरफान और जावेद को प्रतिक्रिया दिखाने का मौका ही नहीं मिला। टाइम मशीन का बटन दब चुका था। अदृश्य होते हुए दोनों के कानों में उस महिला के विलाप और रुदन का स्वर गूंजता रहा गया। हे ईश्वर, हमें मुक्ति दे। उद्धरण, यूरो वाई पाउंड एस। समय गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर कार्य करता है। 6. वे बड़े बदनसीब लोग हैं। 1942, पद्मा नदी का किनारा, राजशाही, बंगाल। फूस की जलती झोपड़ियों को देखते हुए जावेद और इरफान रेतीले तट पर प्रकट हुए। फटेहाल स्त्री को आत्मदाह करते देख जावेद के मन में भावनाओं का ज्वार उमड़ आया था। समय यात्रा का वह छोटा सा अंतराल उसे साल जितना बड़ा लगा, और उस छोटे से अंतराल में वह अपने जीवन की तुलना आत्मदाह करने वाली स्त्री के जीवन से करने लगा था। वह सोचने लगा कि उसका दुख उस स्त्री और उसके परिवार के दुख के आगे कुछ भी नहीं है। उसका दिल उस स्त्री के लिए रोने को हो रहा था। इसलिए जैसे ही दोनों नियत स्थान पर प्रकट हुए, जावेद उल्टी करते हुए अपने जज्बातों को दबाने की कोशिश करने लगा, लेकिन दबा ना पाया। उसे और ज्यादा उल्टी हुई।
उसकी बैसाखी उसके हाथ से छूटकर एक ओर गिर गई थी। पैर रेत में जम से गए। वह आगे की ओर झुका और समय यात्रा के प्रभाव को बाहर निकलने का रास्ता देने लगा। वह लगातार खांस रहा था। इरफान का जी भी अकुला रहा था। वह जावेद से एक फासले पर घुटनों के बल बैठा था, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि जावेद अपनी भावनाओं के अंतर्विरोधों से जूझ रहा है। उसे ये कुछ पल बीतने पर पता चला, जब गला साफ करते हुए उसने जावेद को देखा। उसने जमीन पर थूकते हुए गला साफ किया और जावेद के पास आ गया। उस समय नदी के तट पर उन दोनों के सिवा कोई इंसान नहीं था। क्या हुआ मियाँ, तुम ठीक तो हो? समय यात्रा का ये लक्षण बहुत ही बुरा है। गला बार बार साफ करते हुए छिलसा गया है। इरफान अपनी बात पूरी करता कि उसने देखा जावेद की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वह रो रहा था। अरे ये क्या, तुम रो रहे हो? इरफान हैरानी से जावेद को देखने लगा। उसने जावेद की पीठ पर हाथ फेरा। समय गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर कार्य करता है। 6 वे बड़े बदनसीब लोग हैं। 1942 पद्मा नदी का किनारा, राजशाही, बंगाल। फूस की जलती झोपड़ियों को देखते हुए जावेद और इरफान रेतीले तट पर प्रकट हुए। फतेहल स्त्री को आत्मदाह करते देख जावेद के मन में भावनाओं का ज्वार उमड़ आया था। समय यात्रा का वह छोटा सा अंतराल उसे साल जितना बड़ा लगा, और उस छोटे से अंतराल में वह अपने जीवन की तुलना आत्मदाह करने वाली स्त्री के जीवन से करने लगा था। वह सोचने लगा कि उसका दुख उस स्त्री और उसके परिवार के दुख के आगे कुछ भी नहीं है। उसका दिल उस स्त्री के लिए रोने को हो रहा था। इसलिए जैसे ही दोनों नियत स्थान पर प्रकट हुए, जावेद उल्टी करते हुए अपने जज्बातों को दबाने की कोशिश करने लगा, लेकिन दबा ना पाया। उसे और ज्यादा उल्टी हुई। उसकी बैसाखी उसके हाथ से छूटकर एक ओर गिर गई थी। पैर रेत में जम से गए। वह आगे की ओर झुका और समय यात्रा के प्रभाव को बाहर निकलने का रास्ता देने लगा। वह लगातार खांस रहा था। इरफान का जी भी अकुला रहा था। वह जावेद से एक फासले पर घुटनों के बल बैठा था, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि जावेद अपनी भावनाओं के अंतर्विरोधों से जूझ रहा है। उसे ये कुछ पल बीतने पर पता चला, जब गला साफ करते हुए उसने जावेद को देखा। उसने जमीन पर थूकते हुए गला साफ किया और जावेद के पास आ गया। उस समय नदी के तट पर उन दोनों के सिवा कोई इंसान नहीं था। क्या हुआ मियाँ, तुम ठीक तो हो? समय यात्रा का ये लक्षण बहुत ही बुरा है। गला बार बार साफ करते हुए छिलसा गया है। इरफान अपनी बात पूरी करता कि उसने देखा जावेद की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वह रो रहा था। अरे ये क्या, तुम रो रहे हो? इरफान हैरानी से जावेद को देखने लगा। उसने जावेद की पीठ पर हाथ फेरा। क्या हम उन्हें नहीं बचा सकते थे? क्या हम उनकी कोई मदद नहीं कर सकते थे? जावेद ने सुबकते हुए पूछा। वो फिर से वही बात दोहराने लगा जो उसने पहले भी दोहराई थी। यार मियाँ, अब तुमको कैसे समझाएं? तुम कोई छोटे बच्चे हो जो एक ही बात का रट्टा लगाने लगते हो। इरफान भी बीती घटना के बारे में सोचकर सदमे में था, लेकिन इतना नहीं कि वो उससे प्रभावित होता। वो दृढ़ होकर बोला, तुम बेवजह जज्बाती हो रहे हो। हमें ऐसा बहुत कुछ देखना और झेलना होगा। बेहतर होगा तुम आगे होने वाली घटनाओं के लिए पहले से खुद को तैयार कर लो। लेकिन इरफान, जावेद कुछ कहता कि इरफान ने उसकी बैसाखी उठाते हुए उससे कहा, लेकिन वेकिन के बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा जावेद मियाँ। हम इतिहास बदलने नहीं निकले हैं और हमें पता भी नहीं है कि हमें ये करना भी चाहिए या नहीं। टाइम मशीन चुराते समय डॉक्टर रामावल्ली ने चेतावनी दी थी। इरफान जावेद को समझाने लगा। हाँ, लेकिन उस स्त्री ने सबके साथ खुद को क्यों जला लिया? इरफान, कोई माँ अपने बच्चों को कैसे आग में झोंक सकती है? कोई बीवी अपने शौहर को कैसे जिंदा जला सकती है? जावेद उस स्त्री के बारे में सोचकर परेशान था। मजबूरियां और परिस्थितियां इंसान से कुछ भी करवा लेती है मियाँ। शायद उस अबला के पास कोई और चारा नहीं था। जाने कितने दिनों से भूखे और प्यासे थे। गांव छोड़कर जाने का साधन भी न होगा। कौन जाने क्या हालात रहे होंगे। तुमने देखा ना, कैसी दुर्दशा थी गांव की। दूर तक बंजर जमीन और पत्थरों के सिवा कुछ न था। नदी, तालाब और कुएं सूखे पड़े थे। एक परिंदा भी वहां नजर नहीं आ रहा था।
उद्धरण चिन्ह। उस स्त्री और उसके परिवार ने मुझे बहुत बेचैन कर दिया है इरफान, उनके दुख के आगे मेरा दुख है ही कितना बड़ा। चलो फिर से लौट चलते हैं। नहीं करना मुझे अपनी पीढ़ियों की पड़ताल, जावेद ने आंसू पोंछते हुए कहा। उसको नकारात्मक बातें करते देख एक पल को इरफान मुस्कुराने लगा। फिर उसने कहा, जावेद मियां, ये तुम कैसी नामुमकिन बातें कह रहे हो। याद करो, तुमने अपने वंशवृक्ष की जड़ों तक को खोज निकालने के लिए कितने जतन किए थे, जिसके कारण आज हमें समय यात्रा का ये अनुभव मिल रहा है। मानता हूँ इसमें पत्रकार सहस्त्रबाहु का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन हमें वो भी नहीं मिलता अगर हम तुम्हारे लिए अस्पताल दर अस्पताल, दरगाह दर दरगाह और जाने कहाँ कहाँ नहीं भटके होते। उद्धरण चिन्ह। ये अनुभव मेरे जतन के कारण नहीं इरफान, उस फकीर के कारण मिल रहा है जिससे हम मिलने गए थे। जावेद याद करते हुए बताने लगा। वो फकीर, अरे उसका तो नाम भी मत लो मियां। पता होता कि उसकी सलाह और सहस्त्रबाहु से मुलाकात को लेकर तुम इतने संजीदा हो जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ उसके पास जाता ही नहीं। खैर, ये भी सच है कि आज हम उनकी वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर वो नहीं कहता कि अतीत में जा सको तो हो सकेगा, तो हम पता नहीं क्या कर रहे होते। शायद तुम अपने वालिद के नक्शे कदम पर चले जाते, फिर तुम्हारे पीछे मेरी भाभी जान छाती पीटती रह जाती। नहीं, ये तुम सच नहीं कह रहे हो। मैं मिसबा को छोड़कर कहीं नहीं जाता। जावेद इरफान की बात से मुकर गया। अरे जाओ मियां, मुझे मालूम है तुम क्या चीज हो। तुम भाभी जान को चला सकते हो, मुझे नहीं। इरफान हंसने लगा। नहीं, मैं घर छोड़कर नहीं जाता। मैं मिसबा से बहुत प्यार करता हूँ। जावेद ने अपनी बात दोहराई। मैं नहीं मानता, पर हाँ, ये जरूर कहूँगा कि भाभी जान तुमसे बहुत प्यार करती है। उन्हें हरदम तुम्हारी परवाह रहती है। उद्धरण चिन्ह। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मुझे मिसबा की परवाह कम रहती है? जावेद ने पूछा। ने हाँ कहते हुए इरफान ने जावेद को बैसाखी थमा दी और उठते हुए बहती सलीला के पास जाकर मुंह धोकर कुल्ला करने लगा। अब नदी में दूर कुछ मछुआरे अपनी लंबी नावों में आते दिख रहे थे। हाँ, जावेद सोचते हुए उठा, मेरे प्यार में कमी बताने की वजह। वो इरफान के पास आकर बैठ गया और मुंह धोने लगा। उसने एक नज़र अपने कंधे पर बंदी पट्टी पर भी डाली। वजह ये है मियाँ कि तुमने भाभी जान को बच्चा गिरा देने की। उद्धरण चिन्ह। बोली। इरफान संजीदा हो गया। इरफान की इस बात पर जावेद शर्मिंदा हो गया। मिसबा को वो कहना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उद्धरण चिन्ह। मतलब मानते हो कि वो तुम्हें ज्यादा प्यार करती है? इरफान ने दोनों हाथ को रगड़ते हुए चेहरे पर फेरा और 2 पल के लिए अल्लाह का नाम लिया। मैं भी उससे उतना ही प्यार करता हूँ जितना वो करती है। अब जावेद अल्लाह को याद करने लगा। अल्लाह को याद करते समय झूठ नहीं बोलते मियाँ। तुम्हारी खुशी के लिए अपना बच्चा गिराने को तैयार हो गई थी वो। छोड़ो इरफान, कहाँ पुरानी बात लेकर बैठ गए। वैसा हुआ तो नहीं न? नहीं हुआ, लेकिन हो जाता अगर मैं तुम्हें नहीं समझाता। वैसे मुझे आशंका है कि अगर हमें समय यात्रा में कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी तो तुम भाभी जान को अकेला छोड़कर चले जाओगे या फिर अपनी औलाद से जिंदगी भर रूखेपन से पेश आओगे। उद्धरण चिन्ह। ऐसा कुछ नहीं होगा इरफान, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ। जावेद इरफान का भरोसा रखने के लिए कहने लगा, लेकिन इरफान को कोई बात परेशान कर रही थी। मुझे यकीन दिलाने से कुछ नहीं होगा जावेद मियाँ। ये यकीन तुम भाभी जान को दिलाना, और हो सके तो लौटने पर उन्हें ये भी बता देना कि तुम्हारी एक और औलाद कहीं पनप रही है। इरफान की ये बात सुनते ही जावेद थोड़ा अफसोस जताते हुए सोच में पड़ गया। 2 पल मौन रहने के बाद वो बोला, मैं बता दूंगा इरफान। बहुत खूब, मैं यही सुनना चाहता था। तो हम कहाँ हैं और किधर चलना है हमें? वैसे तुम्हारा गोली का घाव कैसा है? उद्धरण चिन्ह। मैं ठीक हूँ, कहते हुए जावेद घड़ी में देखने लगा। फिर बोला, हम पद्मा नदी के किनारे हैं। रजा सुल्तान तारिक शेख का घर नदी के उस पार है। हमें नाव में जाना होगा। उद्धरण चिन्ह। हम पद्मा नदी के किनारे हैं। इरफान नदी को देखने लगा। उसकी आंखों में चमक आ गई। जावेद थोड़ा हैरान हुआ। इतना चौंक क्यों रहे हो? जावेद ने पूछा। मियाँ,
ये गंगा है। गंगा की मुख्य धारा बांग्लादेश में प्रवेश करते ही पद्मा के नाम से जानी जाती हैं। मुर्शिदाबाद, बहरमपुर, नदिया, हुगली और कलकत्ता से होती हुई पश्चिम दक्षिण की ओर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मुझे इतनी जानकारी नहीं है। मैंने आईएएस की तैयारी नहीं की थी। तो क्या हो गया, मैं बता रहा हूँ न। इरफान नदी को देखता रह गया। क्या हम चलें? मेरे ख्याल से वो नाव इधर ही आ रही है। जावेद एक लंबी नाव को तट पर लगता देख बोला, हाँ चलो, चलते हैं। पता नहीं कितना आने मांगेगा। अच्छा हुआ दिल्ली में हमने कुछ पैसे जोड़ लिए। इरफान नदी को देखते हुए आगे बढ़ने लगा। मेरी शादी की अंगूठी बेचना पड़ी थी। जावेद ने अपनी बैसाखी थाम ली। उसका नकली पैर पायजामे के नीचे ढका हुआ था। कुछ ही देर में वे नाविक से बात कर रहे थे। उसने 5-7 सवारियों को उतारा था। अस्सलामुअलैकुम मियां। इरफान ने नाविक का इस्तकबाल किया। वलेकुम अस्सलाम, नाविक ने प्रत्युत्तर में कहा। वह एक वृद्ध किंतु हट्टा कट्टा, मजबूत और स्वस्थ व्यक्ति था। वह एक मुस्लिम था। उस पार जाने के लिए कितना देना होगा? इरफान ने पूछा। 2 आना किराया है मियां। वैसे यहाँ नए दिख रहे हो, क्या दूर से आए हैं? नाविक ने दोनों पर नजर डालते हुए पूछा। आगे, हाँ, दिल्ली से आ रहे हैं। देश घूमने निकले हैं, इरफान ने बताया। दिल्ली से? नाविक की आंखों में चमक आ गई। लीग से जुड़े हैं? उसने पूछा। लीग से? इरफान एकदम समझ नहीं पाया। उसने प्रश्नसूचक भाव से जावेद को देखा। सुना है, जिन्ना साहब और कांग्रेस के बीच दूरियां बहुत बढ़ गई है। नाविक ने अपनी बात जारी रखी। गांधी जी दूरियां पाटने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। शायद आप गलत समझ रहे हैं, लेकिन हम लीग से जुड़े बंदे नहीं हैं। जावेद ने नाविक की बात बीच में काटते हुए कहा। अच्छा, फिर मैं माफी चाहूंगा, लेकिन लगता है लीग मुसलमानों के लिए अलग देश बनवाकर ही रहेगी। नाविक ने पतवार दूसरे हाथ में ले लिया। 100% सच बात है। हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग होकर रहेंगे। अच्छा, क्या हम नाव में चढ़ जाएं? इरफान ने कहा। उसका ये कहना नाव से उतर चुकी एक सवारी ने सुना। उसे इरफान की बात पसंद नहीं आई। वह इरफान को घूरते हुए चला गया। क्यों नहीं, क्यों नहीं? नाविक ने पतवार एक ओर करते हुए जावेद और इरफान को नाव में चढ़ने में मदद की। कुछ और सवारी आने तक रुकना होगा। वैसे उस पार किसके घर जाना है? नाविक ने समय काटने के लिए पूछा। रजा सुल्तान शेख के घर जाना है, जावेद ने नाविक को बताया। उस अपाहिज के घर? नाविक के मुंह से निकल पड़ा। आप उसे जानते हैं? जावेद के मन में उसके परदादा के पिता के बारे में जानने की इच्छा पैदा हुई। राजशाही में उस खानदान को भला कौन नहीं जानता। वे बड़े बदनसीब लोग हैं। खुदा उन पर रहम करें। रजा अपंग है। बेचारे का एक हाथ और एक पैर नहीं है। उसका बाप सुल्तान कभी मेरा दोस्त हुआ करता था। वो दोनों पैरों से लाचार था। मेरे अब्बाजान बताते थे कि उनके खानदान में कभी कोई लड़की पैदा नहीं होती, सब लड़के होते हैं। वो भी अपंग या अपाहिज, जाने खुदा का कौन सा कहर इस खानदान पर टूटा है। कहते हुए नाविक मायूस सा हो गया। मतलब आप राजशाही के पुराने लोगों में से है? इरफान ने कुछ सोचते हुए पूछा। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन मेरा परिवार यहाँ का मूल निवासी नहीं है। मेरे पूर्वज बताते हैं अफगानिस्तान से थे। अपने बारे में पूछे जाने पर नाविक के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो किसी कल्पना में खोने लगा। और रजा सुल्तान के पूर्वज? अब जावेद अपने पूर्वजों के बारे में जानना चाहता था, क्योंकि उसके पास अपने खानदान के इतिहास के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। उनके पूर्वज? मेरे अब्बाजान बताते थे कि राजशाही में कई मुसलमान एक साथ बसाए गए थे। हमारा और रजा का परिवार उनमें से एक था, लेकिन इसके बारे में आपको रजा से बात कर तसल्ली कर नहीं चाहिए। नाविक ये बता ही रहा था कि कुछ सवारियां आती हुई नजर आई। नाविक ने उन्हें नाव पर चढ़ाया और फिर नाव पद्मा नदी की धारा के विपरीत बढ़ने लगी। यूरो क्यू पाउंड एस। समय के ज्ञान के लिए परिवर्तन पर नजर जरूरी है, साथ रिसर्च अधूरी है। सन 2012, जोधपुर स्थित एक सरकारी बंगला। पत्रकार सहस्त्रबाहु वैज्ञानिक डॉक्टर शून्य रामावली के पास सोफे पर बैठा था।
डॉक्टर अपना दूसरा सिगार सुलगा रहा था। इस बार टेबल पर 2 मोबाइल के साथ महंगी शराब की बोतल भी रखी थी, जो कुछ देर पहले ही डॉक्टर 0N0 रामावली ने अपने बंगले के किसी कोने में बनाए छोटे से बार से निकाल कर रखी थी। सहस्त्रबाहु की आंखें उस महंगी और पुरानी शराब को देखकर चमत्कृत थीं। वह अपना गिलास जल्द से जल्द भरने से खुद को रोक न पाया। डॉक्टर 0 रामावली ने अपना गिलास भरकर टेबल पर ही रख दिया था। उसके होंठों में सिगार दबा हुआ था। दोनों बहुत देर से बैठे जावेद और इरफान के विषय पर चर्चा कर रहे थे। तुम्हारी पुरानी टाइम मशीन कहाँ है? सहस्त्रबाहु ने गिलास होंठों से लगाते हुए पूछा। वो रखी हुई है, किसी सुरक्षित जगह पर, जहां से तुम जैसे चोर उसे चुरा न सके। डॉक्टर 0 रामावली ने व्यंग्यपूर्ण हंसी हंसते हुए सहस्त्रबाहु को देखा। उससे हम दोनों को वापस ला सकते हैं। चोर कहने पर जैसे सहस्त्रबाहु को कोई अंतर नहीं पड़ा। तुम्हें उस लंगड़े और उसके घमंडी दोस्त की इतनी फिक्र क्यों है? डॉक्टर 0 रामावली बेपरवाह होकर बोला। दोनों दोस्त हैं मेरे। सहस्त्रबाहु जोर देकर बोला। कुछ दिन या एक सप्ताह साथ रहने से कोई दोस्त नहीं बन जाता। मैं जानता हूँ तुम्हें उन दोनों से ज्यादा अपनी फिक्र है। वैसे टाइम मशीन चुराकर क्या करना चाहते थे तुम? डॉक्टर 0 रामावली के मुख से ये बात सुनते ही सहस्त्रबाहु सचेत हो गया। मैंने जावेद की मदद करने के लिए ऐसा किया था। सहस्त्रबाहु ने नपातुला जवाब देने की कोशिश की। समय के ज्ञान के लिए परिवर्तन पर नजर जरूरी है। साथ रिसर्च अधूरी है। सन 2012, जोधपुर स्थित एक सरकारी बंगला। पत्रकार सहस्त्रबाहु, वैज्ञानिक डॉक्टर 0 रामावली के पास सोफे पर बैठा था। डॉक्टर अपना दूसरा सिगार सुलगा रहा था। इस बार टेबल पर 2 मोबाइल के साथ महंगी शराब की बोतल भी रखी थी, जो कुछ देर पहले ही डॉक्टर 0N0 रामावली ने अपने बंगले के किसी कोने में बनाए छोटे से बार से निकाल कर रखी थी। सहस्त्रबाहु की आंखें उस महंगी और पुरानी शराब को देखकर चमत्कृत थीं। वह अपना गिलास जल्द से जल्द भरने से खुद को रोक न पाया। डॉक्टर 0 रामावली ने अपना गिलास भरकर टेबल पर ही रख दिया था। उसके होंठों में सिगार दबा हुआ था। दोनों बहुत देर से बैठे जावेद और इरफान के विषय पर चर्चा कर रहे थे। तुम्हारी पुरानी टाइम मशीन कहाँ है? सहस्त्रबाहु ने गिलास होंठों से लगाते हुए पूछा। वो रखी हुई है, किसी सुरक्षित जगह पर, जहां से तुम जैसे चोर उसे चुरा न सके। डॉक्टर 0 रामावली ने व्यंग्यपूर्ण हंसी हंसते हुए सहस्त्रबाहु को देखा। उससे हम दोनों को वापस ला सकते हैं। चोर कहने पर जैसे सहस्त्रबाहु को कोई अंतर नहीं पड़ा। तुम्हें उस लंगड़े और उसके घमंडी दोस्त की इतनी फिक्र क्यों है? डॉक्टर 0 रामावली बेपरवाह होकर बोला। दोनों दोस्त हैं मेरे। सहस्त्रबाहु जोर देकर बोला। कुछ दिन या एक सप्ताह साथ रहने से कोई दोस्त नहीं बन जाता। मैं जानता हूँ तुम्हें उन दोनों से ज्यादा अपनी फिक्र है। वैसे टाइम मशीन चुराकर क्या करना चाहते थे तुम? डॉक्टर 0 रामावली के मुख से ये बात सुनते ही सहस्त्रबाहु सचेत हो गया। मैंने जावेद की मदद करने के लिए ऐसा किया था। सहस्त्रबाहु ने नपातुला जवाब देने की कोशिश की। तुम बहुत झूठ बोलते हो। खैर, पत्रकारिता करने पर ये गुण कुछ अधिक विकसित हो ही जाता है। वैसे मैं जानता हूँ तुम उन्हें धोखा देने वाले थे। ये तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि टाइम मशीन पहले उनके हाथ लग गई। उद्धरण चिन्ह। क्या तुम्हें मालूम था कि मैं तुम्हारी जासूसी कर रहा था? सहस्त्रबाहु अनुमान लगाते हुए बोला। सहस्त्रबाहु के ये कहते ही डॉक्टर 0 रामावली के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान तैर गई। एक क्षण ठहरकर उसने होंठों से लगा जाम हटाया और बोला, हाँ, मुझे कई साल पहले ही पता लग गया था कि तुम वापस आओगे और एक बार फिर मुझे धोखा देने की फिराक में रहोगे। लेकिन मैं ये भी जानता था कि इस बार वजह तुम्हारी जिज्ञासा बनेगी। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर की ये बात सुनते ही सहस्त्रबाहु का चढ़ता हुआ नशा बीच में अटक गया। उसने जाम टेबल पर रख दिया और गौर से डॉक्टर 0 रामावली को देखते हुए कुछ सोचने लगा। उसे गहरी सोच में जाता देख डॉक्टर 0 रामावली ने कमरे की शांति भंग करते हुए कहा, सही सोच रहे हो। 2006 के गुर्जर आंदोलन के बाद मैंने भविष्य देखा था। 30। इसका मतलब तुम्हें पता है कब, कहाँ
क्या घटेगा? सहस्त्रबाहु की आंखों में चमक आ गई। इस बात में कोई शक नहीं होना चाहिए। डॉक्टर शून्य रामावल्ली ने शराब का गिलास उठाकर होठों से लगाया, फिर सिगार मुंह में दबाते हुए धुआं उगलने लगा। तुम क्या करना चाहते हो डॉक्टर? इतने वॉलंटियर क्यों लग रहे हैं तुम्हें? सहस्त्रबाहु ने विचलित होते हुए पूछा। बता दूंगा सहस्त्रबाहु, सही समय आने दो, टाइम टनल बन जाने दो। डॉक्टर ने एक और सिप लेते हुए कहा। मुझे जावेद की चिंता है। उसकी पत्नी और मां परेशान होंगे अगर वो कल तक घर नहीं पहुंचे तो। उद्धरण चिन्ह, वो दोनों कभी घर नहीं पहुंचेंगे सहस्त्रबाहु, कम से कम अगले 12 साल तक तो नहीं। डॉक्टर शून्य रामावल्ली की ये बात सहस्त्रबाहु को हैरान कर गई। क्या कह रहे हो? वो बुरी तरह से चौंक गया। यही सच है, लेकिन फिक्र मत करो, लंगड़ा जावेद अपनी हसीन बेगम से जरूर मिलेगा। चूंकि मेरा प्रयोग पेचीदा है, इसलिए तुम्हें एकदम से कुछ समझ नहीं आएगा, पर अपने दिमाग पर जोर डालो तो शायद समझ भी जाओगे। देखो, समय का बिखरा हुआ जाल किसी मकड़ी के जाले से भी ज्यादा उलझा हुआ है। उसे सुलझाने के लिए मुझे वॉलंटियर चाहिए होंगे, ऐसे वॉलंटियर जो समय में लंबी दूरी तक यात्रा कर सकें। उद्धरण चिन्ह, तो उससे क्या, मैं तुम्हें वॉलंटियर दे तो रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह, हाँ, पर वो पर्याप्त नहीं होंगे, इसलिए मुझे कुछ लोगों को भविष्य में जाकर वॉलंटियर बनने के लिए राजी करना होगा। तुम मुझे ज्यादा लोग लाकर नहीं दे पाओगे। डॉक्टर शून्य रामावल्ली ने सिगार को बीच में रोकते हुए कहा। तुमने और किस किस को समय यात्रा पर भेजा है? सहस्त्रबाहु अवाक होकर सोचने लगा। कल की घटना के बाद एक को। किसे? सहस्त्रबाहु अनुमान लगाने लगा। तुम उसे नहीं जानते, क्योंकि वो अभी पैदा नहीं हुआ है। डॉक्टर शून्य रामावल्ली फिर से शराब का गिलास होठों से लगाकर सिगार का धुआं उगलने लगा। लेकिन तुम समझ जाओगे अगर दिमाग पर थोड़ा जोर डालो तो, उसने आगे कहा। सहस्त्रबाहु देर तक सोचता रहा, फिर उसके मुंह से अचानक से निकला, नहीं, ये नहीं हो सकता। वो जान गया था। क्या तुमने उसे पहचान लिया है? डॉक्टर शून्य रामावल्ली खुश होते हुए बोला। कह दो ये झूठ है। सहस्त्रबाहु ने जोर देकर कहा। यही सच है, मैंने उस लंगड़े जावेद के बेटे को भविष्य की यात्रा पर भेज दिया है। उद्धरण चिन्ह, क्या? सहस्त्रबाहु सन रह गया। अब सहस्त्रबाहु की उत्तेजना और जिज्ञासा चरम पर थी। डॉक्टर शून्य रामावल्ली उसके लिए पहली बनता जा रहा था। तुम इसे धोखा मत समझना मेरे दोस्त, हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी। हम दोनों ने एक दूसरे की मदद की है, हम आगे भी एक दूसरे के काम आएंगे। डॉक्टर ने सहस्त्रबाहु को शांत रखने के लिए कहा। तुम्हारी बातें सुनने पर तो ऐसा नहीं लगता। तुम भविष्य में जा चुके हो। तुम्हारे पास द रियल टाइम मशीन जैसी महान खोज है। मेरे पास क्या है? तुमने मेरा उपयोग कर 2 लोगों को इतिहास में खपने भेज दिया, जिनके बारे में ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो लौटेंगे भी या नहीं। और वे अकेले नहीं हैं, उन जैसे दर्जनों हैं जो भूतकाल और भविष्य काल में जाने जिंदा भी होंगे कि नहीं, कौन जाने। सहस्त्रबाहु के मन में उबाल आ गया। अपने दिमाग को शांत रखो सहस्त्रबाहु, मेरा प्रयोग पूरा हो जाने दो। तुम जानते हो मुझे तुम्हारी और वॉलंटियर की मदद क्यों लेना पड़ी। एक बार काम पूरा हो जाने दो, फिर सब ठीक होगा। देखो, तुम्हारे पास, न उन वॉलंटियर के पास और न उनके परिवार के पास हमने किसी चीज की कमी रहने दी है। हमने सबको वो सब दिया है जो उन्होंने चाहा था। जावेद और इरफान को भी मैंने वही दिया है जिसकी उन्हें चाह थी। उद्धरण चिन्ह, लेकिन जावेद के बेटे का क्या? तुमने उसे भविष्य में समय यात्रा पर भेज दिया। तुमने उसे क्यों भेजा डॉक्टर? उसे अभी नहीं भेजा है, डॉक्टर शून्य रामावल्ली ने कहा। क्या? सहस्त्रबाहु को राहत महसूस हुई। हाँ, पर भविष्य में भेजूंगा। उद्धरण चिन्ह, क्या? सहस्त्रबाहु सन रह गया, लेकिन वो तो अभी पैदा भी नहीं हुआ है। सहस्त्रबाहु ने हैरत में पड़ते हुए पूछा। वर्तमान के हिसाब से देखे तो हाँ, वो पैदा नहीं हुआ है। लेकिन डॉक्टर शून्य रामावल्ली एक क्षण को रुक गया, फिर बोला, लेकिन अब से कुछ सालों बाद देखें तो उस लंगड़े जावेद का बेटा 12 साल का हो चुका है।
डॉक्टर शून्य रामवल्ली सिगार और शराब के सुरूर में सहस्त्रबाहु को समझाने की कोशिश कर रहा था। समय और समय यात्रा की भयंकर जटिलताएं। हालांकि कुछ के विषय में सहस्त्रबाहु पहले से जानता था। एक 12 साल के लड़के को तुमने अपनी रिसर्च का हिस्सा बना लिया। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? मुझे अभी लैब में चलकर मेरे दोस्त और उसके बेटे की स्थिति देखना है। सहस्त्रबाहु सोफे से उठ खड़ा हुआ। लैब में कुछ नहीं पता चलेगा। अभी उस तकनीक की खोज नहीं हुई है जिससे हम समय यात्रा पर गए लोगों पर ठीक से निगरानी रख सके। इसलिए इतनी जल्दी मत मचाऊं, बैठ जाओ और एक और गिलास भर लूं। उद्धरण चिन्ह। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है डॉक्टर? एक 12 साल का लड़का भविष्य में अकेला यात्रा कर रहा है। भला वो कैसे उस तकनीक को लेकर आएगा? और तुम खुद भविष्य में जाकर उस तकनीक को क्यों नहीं लाएं? तुम तो कई बार जा चुके हो, है न? पता नहीं उस मासूम बच्चे के साथ क्या हो रहा होगा। सहस्त्रबाहु की भौहें तन गई थी। तुम्हारी अधीरता से मैं सारी बातें नहीं बताने वाला। कुछ बातें आगे के लिए छोड़ दो। शायद हमें एक लंबा इंतजार करना पड़े। डॉक्टर शून्य रामावल्ली सिगार फूंकने में तल्लीन था, लेकिन उसकी आंखें बता रही थी कि वो भी सहस्त्रबाहु की तरह अधीर और बुरी तरह बेचैन था। इसलिए वो बार बार सिगार फूंकता जा रहा था। एक लंबा समय। क्या कहना चाहते हो डॉक्टर? सहस्त्रबाहु किसी आशंका से घबराकर सोफे पर बैठ गया। वो अकेला नहीं है। लंगड़े जावेद का बेटा आफताब और उसकी बीवी मिसबा दोनों भविष्य की यात्रा पर भेजे गए हैं। शायद अभी भविष्य में कहीं होंगे। थोड़ा मुश्किल है समझना। देखो, जब सन 2006 में हम संयोग से मिले थे तब हमने साथ में भविष्य देखा था। उस समय मेरे पास 5-7 टाइम मशीन थी, जिनमें से एक के बारे में तुम्हें अनजाने में पता चला। वो मशीनें भूत और भविष्य में जाकर वर्तमान में आ सकती थी। लेकिन उन टाइम मशीनों में कुछ गंभीर कमियां थीं, जिनमें से कुछ के बारे में तुम जानते हो। फिर तुमने उस पहली मुलाकात में ही एक टाइम मशीन को मुझसे चुरा लिया, जिसका नतीजा तुम्हें भुगतना पड़ा। ये तुम्हारा भाग्य था कि तुम जिंदा बच गए और मेरी किस्मत भी तेज थी कि मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला था। पर मेरी वो टाइम मशीन तुम्हारी मूर्खता के कारण नष्ट हो गई थी। जब मैं अस्पताल में तुम्हें देखने आया तब मुझे समझ आया कि मेरी टाइम मशीनें सुरक्षित नहीं हैं। फिर मैंने तुम्हारा भविष्य देखा और जाना कि तुम मशीन चुराने फिर आओगे। उस समय मुझे एहसास हुआ कि मुझे टाइम मशीनों को नष्ट करना होगा और मैंने वही किया। मैंने कुछ टाइम मशीनों को नष्ट कर दिया और केवल 3 को अपने पास रखा। उन 3 में से 2 को भी मैंने ऐसे बना दिया कि अगर कोई उन्हें चुरा भी ले तो वर्तमान में वापस न आ सके। फिर मैं तुम्हारे आने का इंतजार करता रहा ताकि तुम्हें साथ लेकर अपनी अधूरी रिसर्च को पूरा कर सकूं। तुमने मेरी भरपूर मदद की, लेकिन मैंने हमेशा वॉलंटियरों को समय यात्रा पर भेजते समय उन्हें तुमसे दूर रखा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें मेरी रिसर्च की कमी के बारे में पता चले। मगर समय बीतने के साथ तुम जान गए। मैं तुम्हें समय की जटिलताएं समझा रहा था कि इससे पहले तुम उस लंगड़े और उसके अभिमानी दोस्त को ले आए। तुमने दोनों को मेरे पास भेजा। मुझे उनके बारे में नहीं पता था क्योंकि मैं बार बार भविष्य में यात्रा नहीं कर सकता था। तुम जानते हो क्यों? बाकी आगे की कहानी तुम खुद जानते हो। कहते हुए डॉक्टर शून्य रामावल्ली ने शराब का अंतिम घूंट पिया और सहस्त्रबाहु को देखने लगा। मेरे दोस्त को बार बार लंगड़ा कहकर मुझे गुस्सा मत दिलाओ डॉक्टर। ये बताऊं कि मिसबा और जावेद के बेटे को भविष्य में क्यों भेजा है? सहस्त्रबाहु ने गुस्से में अपना गिलास खत्म किया। मत भूलो कि हमारी डील हुई थी सहस्त्रबाहु। मेरी रिसर्च का अंतिम चरण पूरा होने पर तुम्हें द रियल टाइम मशीन दे दी जाएगी। उद्धरण चिन्ह। और मेरे दोस्त और भविष्य में अकेले गए उसके बेटे व दर्जनों लोगों का क्या होगा? 1 मिनट, तुमने पहले क्या कहा था? अचानक सहस्त्रबाहु को कुछ कौंध गया। उसने गिलास टेबल पर रखते हुए गौर से डॉक्टर शून्य रामावल्ली को देखा और पूछा, तुमने दोनों टाइम मशीनों को ऐसे बना दिया है कोई भी वापस नहीं आएगा? मतलब तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? सहस्त्रबाहु के ये कहते ही डॉक्टर शून्य रामावल्ली मुस्कुराया। रिसर्च के लिए ये करना पड़ा। एक क्षण बाद वह बोला, तुम मुझसे झूठ पर झूठ बोले जा रहे हो। बताओ तुम्हारा असली मकसद क्या है?
और मुझे क्यों तुमने इसमें शामिल किया? सहस्त्रबाहु ने सोफे पर से लपकते हुए डॉक्टर शून्य रामावल्ली का गला पकड़ लिया। डॉक्टर के हाथ से शराब का आधा भरा गिलास छिटक गया। कांच के टूटने की आवाज हुई। एक वैज्ञानिक का भला क्या मकसद हो सकता है? डॉक्टर का गला कसा जा रहा था। रिसर्च अधूरी है सहस्त्रबाहु। द रियल टाइम मशीन तब तक किसी काम की नहीं जब तक मिसबा अपने बेटे आफताब को लेकर समय चक्र के एक निश्चित बिंदु पर न पहुंच जाएं। डॉक्टर शून्य रामावल्ली के ये कहते हुए सहस्त्रबाहु ने उसका गला छोड़ दिया। वो कितनी आगे जाने वाले हैं? सहस्त्रबाहु ने गुस्से से पूछा। पहले मुझे एक और गिलास पीने दो, कहते हुए डॉक्टर शून्य रामावल्ली दूसरा गिलास बनाने लगा। सहस्त्रबाहु गुस्से में पीछे हटते हुए सोचने लगा और जाकर सोफे पर बैठ गया। एक मेरे लिए भी बनाओ, उसने आदेश दिया। फिर सहस्त्रबाहु अतीत में घटी उन स्मृतियों को याद करने लगा जब वो पहली बार डॉक्टर शून्य रामावल्ली से मिला था। यूरो क्यू पाउंड एस समय अस्तित्व की अनिश्चित गति है। सन 2006 जैसलमेर राजस्थान। 8 हम कहाँ हैं? सहस्त्रबाहु एक नामी हिंदी अखबार के लिए पत्रकारिता का काम करता था। उस समय वो एक जोशीला नौजवान था। उसने अपनी मेहनत और लगन से बहुत जल्दी नाम और रुतबा पा लिया था। पत्रकारिता के क्षेत्र में नया होने के बावजूद उसे हर कोई जानने लगा था। उसके लेख और खबरों की पड़ताल की हर तरफ तारीफ होने लगी थी। वो अपने वरिष्ठों का पसंदीदा बन चुका था, इसलिए उसे हर बड़ी खबरों की रपट तैयार करने जरूर भेजा जाता था। सन 2006 में उसे राजस्थान भेजा गया। उस समय सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर गुर्जरों का आंदोलन पूरे राजस्थान में जोर पकड़ रहा था। गुर्जर नेताओं ने शांति के साथ सरकार से अपील की थी। सरकार बताएं कि जब सबको आरक्षण दिया जा रहा है तो उसे हमें आरक्षण देने में क्या आपत्ति है। अरे गैरों को आरक्षण मिलने से हमारे पढ़े लिखे नवयुवक काबिल होने के बावजूद बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। इसलिए हमारी मांग है कि या तो आरक्षण व्यवस्था खत्म की जाए अथवा हमारी जाति को भी उसमें शामिल किया जाए। 21 लेकिन सरकार उनकी मांगों को मानने को तैयार नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि आंदोलन उग्र से उग्रतम हो गया। अपने नेताओं के आह्वान पर समर्थकों ने रेलों के पहिए रोक दिए, सड़कें जाम कर दी, बाजार बंद करवा दिए। अचानक लिए फैसले से आम जनता को परेशानी होने लगी। कहीं कहीं विरोध के स्वर भी गूंजने लगे। कुछ स्थानों पर सरकार और आंदोलनकारी आमने सामने हो गए और वहीं से आंदोलन ने हिंसक रूप धारण कर लिया। कुछ असामाजिक तत्व मौके का फायदा उठाकर आंदोलनकारियों के साथ शामिल हो गए थे, जिस कारण हिंसक घटनाएं एकदम से बढ़ गई थी। जगह जगह लूटपाट और आगजनी शुरू हो गई। सहस्त्रबाहु आरंभ से ही आंदोलन का कवरेज कर रहा था। वो हर खबर के लिए सूचनाओं के पीछे भाग रहा था। जहां संभव हो रहा था वो आम जनता की मदद भी करता जा रहा था। आंदोलन के उन्हीं हिंसक दिनों में से एक दिन जब वो अपनी आंखों के सामने एक ट्रक को जलाया जाता देख रहा था, तभी उसकी नज़र सड़क के दूसरी ओर पड़ी। 8-10 लोगों के समूह ने एक सफ़ेद एम्बेसडर कार को रोक लिया था। कार पर कोई लाल बत्ती नहीं थी जो उसके सरकारी गाड़ी होने का संकेत देती, लेकिन उसकी नंबर प्लेट पर लाल रंग की पट्टी जरूर बता रही थी कि गाड़ी किसी बड़े ओहदे वाले की थी। शायद समूह का ध्यान उस पर नहीं गया था। अगर गया भी होगा तो अपने तेवर में वे उसे देखना नहीं चाहते थे। पता नहीं है, राजस्थान बंद है, एक आंदोलनकारी ने कार पर लठ जमाते हुए ड्राइवर को धमकाया था। बंद तो कल से शुरू होगा, है न? ड्राइवर ने कार का काला कांच नीचे करते हुए आंदोलनकारी से कहा। बंद शुरू हो चुका है। अच्छा होगा गाड़ी वापस मोड़ लो, आंदोलनकारी गुस्से में बोला। लेकिन हमें आगे जाना है, साहब का बंगला आगे की सड़क पर है। ड्राइवर ने बताया। तुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? और कौन है तेरे साहब? अब आंदोलनकारी ने कार के काले कांच में से भीतर देखने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। वह झल्लाकर कार पर मुक्का जमाने ही वाला था कि कार का कांच थोड़ा सा नीचे हुआ। मोटी फ्रेम का नंबर वाला चश्मा चढ़ाए, मध्यम कद का व्यक्ति भूरे रंग के कोट में नजर आया। उसकी उम्र 28 साल के आसपास थी। उसके बाल करीने से जमे हुए थे और वो थोड़ा चिंतित दिखाई पड़ रहा था। कृपया हमें जाने दीजिए,
हम बहुत दूर से सफर कर आ रहे हैं। व्यक्ति ने अपनी चिंता को दबाते हुए आंदोलनकारी से गुहार लगाई। एक सभ्य और रईस सज्जन को कार में देख भी आंदोलनकारी के दिल में रहम नहीं आया। उल्टा वह चिढ़ गया। उसने व्यक्ति की याचना को नजरअंदाज करते हुए कहा, अच्छा, फिर तो तुम्हें थोड़ा और सफर कर लेना चाहिए। चुपचाप गाड़ी पलटा लो वरना तुम्हारी गाड़ी का भी उस ट्रक जैसा हाल होगा। आंदोलनकारी ने व्यक्ति को धमकाते हुए जलते ट्रक की ओर इशारा किया। ये सब मैंने बहुत देखा है। ये बताओ हमें आगे जाने दोगे या नहीं? व्यक्ति एकदम से गुस्सा हो गया। हमको तेवर दिखा रहा है। जा, नहीं जा पाएगा तू आगे, अब बाहर, तू निकल। आंदोलनकारी भी विपरीत तरीके से बोला और उसने ड्राइवर की खिड़की में हाथ डालकर कार का दरवाज़ा खोल ड्राइवर को बाहर खींच लिया। ड्राइवर गिड़गिड़ाते हुए आंदोलनकारी को मनाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह नहीं माना। कार की पिछली सीट पर बैठा व्यक्ति इससे बौखलाकर बाहर निकला और अपने से 3 गुना हटे कट्टे शख्स से भिड़ गया। आंदोलनकारी को किसी अनजान व्यक्ति से ऐसे बर्ताव की आशा नहीं थी। शायद उसने अब तक हाथ जोड़ते, याचना करते या पैसे लेकर आगे जाने वाले लोगों को ही देखा था, लेकिन उस 28 साल के साधारण से दिखने वाले शख्स ने उसे धोना शुरू कर दिया। उसने आंदोलनकारी के मुंह पर तेजी से मुक्के मारना शुरू कर दिए। आंदोलनकारी के 2 दांत टूटकर नीचे गिर गए। उसके मुंह से खून बहने लगा। वह पूरी तरह से सकपका गया था और खुद पर से नियंत्रण खोते हुए गिरने ही वाला था। अपने आदमी को पीटता देख दूसरे आंदोलनकारी उसे बचाने दौड़े। वे मोटी फ्रेम का चश्मा पहने व्यक्ति के पास पहुंचे और उस पर लाठियां बरसाते हुए अपने आदमी को उसकी पकड़ से बाहर निकाल ले गए। वो पहला आंदोलनकारी अपनी धुनाई से बेहद हताहत हुआ था। अपने लोगों से मिले सबल से उसे चेतना हुई और वो मौका पाकर सफ़ेद एम्बेसडर कार को आग लगाने दौड़ा। इधर वो सरकारी आदमी उन लोगों से अकेले भिड़ने की हर संभव कोशिश कर रहा था। उसका ड्राइवर उसे बचाने आया, लेकिन आंदोलनकारी ज्यादा थे। सहस्त्रबाहु जो कि वहीं था, जान चुका था कि मामला बिगड़ने वाला है। सो वह सड़क पार करता हुआ तेजी से आंदोलनकारियों के पास पहुंचा। अब तक सरकारी कार में आग लग चुकी थी और वह धूं धूं कर जल रही थी। उसे जलाने वाला पहला आंदोलनकारी अब सरकारी कर्मचारी की तरफ बढ़ रहा था। उसके इरादे नेक नहीं लग रहे थे। पकड़कर डाल दो साले को आग में, वह आंदोलनकारी चिल्लाते हुए अपने साथियों से बोला। इससे ड्राइवर थर थर कांपने लगा। वह अपने मालिक को बचने के लिए बीच में पड़ना चाहता था, लेकिन दूसरे आंदोलनकारी उसे घेरे हुए थे। वह उनसे मिन्नतें कर रहा था, मगर उसका असर आंदोलनकारियों पर कम ही हो रहा था। इतना सब हो रहा था, इस पर भी हैरान करने वाली एक बात थी। वो ये कि ड्राइवर के मालिक के मुख पर किसी प्रकार के भय के चिन्ह नजर नहीं आ रहे थे। वो आंदोलनकारियों से अपना बचाव करने की कोशिश में जी जान से लगा था और कुछ हद तक सफल भी होता दिख रहा था, लेकिन उसका ज्यादा देर तक टिक पाना असंभव था। आंदोलनकारी कभी भी उस पर हावी हो सकते थे। सहस्त्रबाहु किसी अनहोनी की आशंका से डर चुका था। वो उस जुझारू आदमी की रक्षा करने को दौड़ा। उसने 2 आंदोलनकारियों को किसी तरह दूर किया और खुद भी लाठियां खाते हुए उस साहसी व्यक्ति को बचाने के लिए बीच में आ गया। पर वो शख्स किसी अनजान कारण से इतना क्षुब्ध था कि अपनी निराशा को आंदोलनकारियों पर उतारने को उतारू था। वह सहस्त्रबाहु के आगे आते हुए आंदोलनकारी को लपकने के लिए तेजी से बढ़ा। उसकी प्रतिक्रिया पर सहस्त्रबाहु ने उसे रोकते हुए उसकी कलाई पकड़ ली और उसी क्षण कुछ ऐसा घटित हुआ जो बहुत अप्रत्याशित, असामान्य और अजीब था। सहस्त्रबाहु द्वारा व्यक्ति की कलाई पकड़े जाते ही एक अदृश्य घेरा बनाया। ऐसा घेरा जो विद्युत और गुरुत्वीय शक्ति का सम्मिलित प्रभाव पैदा कर रहा था। घेरे और उसके तीव्र आवेग ने दोनों व्यक्तियों को वहां से गायब कर दिया। दोनों किसी सुरंगानुमा मार्ग के जाल में दाखिल हो गए। उस सुरंग में अजीब सी तरंगे थी, अजीब से रंगों और आवृत्तियों वाली तरंगे, जिन्हें देखकर सहस्त्रबाहु भौचक्का रह गया। आंदोलनकारी आवेग से दूर फिका गए। एम्बेसडर कार का ड्राइवर अपने साब को अचानक गायब होता देख वहां से तेजी से भाग गया। आंदोलनकारी खुद को संभालते व कपड़े झाड़ते हुए हक्के बक्के से उठे। उन्हें कुछ समझ नहीं आया।
वे हैरानी से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कुछ ही सेकंड बाद सहस्त्रबाहु ने खुद को एक नई जगह पाया। वे एक खाली मैदान में प्रकट हुए थे। सहस्त्रबाहु कुछ समझता इससे पहले उसको जोरदार चक्कर आने का एहसास हुआ। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। वहीं वो व्यक्ति सहस्त्रबाहु से थोड़ी दूर जाकर कठोरता से कहने लगा, ये तुमने क्या किया बेवकूफ़ आदमी। लेकिन सहस्त्रबाहु उसकी ओर देखकर कोई जवाब देता इससे पहले ही उसे कई उल्टी हो गई। व्यक्ति सहस्त्रबाहु से थोड़ा और दूर चला गया और आसपास देखने लगा। बहुत दूर मैदान के पार आम के पेड़ों की कतार के पीछे किसी सड़क पर वाहनों का आना जाना लगा था। ये तुम्हें छूते ही मुझे क्या हो गया? सहस्त्रबाहु को चेतना हुई। उसकी उल्टी पर विराम लगा, लेकिन अब भी उसका जी मचल रहा था। हम कहाँ आ गए हैं? सहस्त्रबाहु ने फिर से पूछते हुए अपने आसपास नजर दौड़ाई। वहां न कोई जलता ट्रक था, न धुआं कर जल रही कार और न ही हुड़दंगी। कहीं नहीं, व्यक्ति ने लापरवाह होते हुए कहा। उसकी दृष्टि मैदान के पार सड़क पर थी। सहस्त्रबाहु ने उठकर उस ओर देखा। हम कहाँ हैं और इस मैदान में कैसे आ गए? सहस्त्रबाहु के मन में कई प्रश्न उमड़ रहे थे। वो हैरान और घबराया हुआ था। बोला, न कहीं नहीं, वैसे तुमने ये ठीक नहीं किया, वो व्यक्ति बड़बड़ाते हुए बोला। सहस्त्रबाहु को वो बड़ा रहस्यमय लग रहा था। क्या ठीक नहीं किया? सहस्त्रबाहु ने पूछा। चलो मेरा हाथ पकड़ो। व्यक्ति ने सहस्त्रबाहु के प्रश्न का उत्तर देना जरूरी नहीं समझा। उसने सड़क ने नजर हटा ली। पूछा, पहले मुझे बताओ हम कहाँ हैं और यहाँ कैसे आ गए? सहस्त्रबाहु ने फिर, तुम्हारा ये जानना जरूरी नहीं, क्या हमेशा दूसरों के मामलों में टांग अड़ाते हो? टांग अड़ाता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने आया था। सहस्त्रबाहु ने कहा, मेरी मदद सिर्फ मैं सकता हूँ और कोई नहीं, समझे? व्यक्ति थोड़े अभिमान से बोला, पर उसका एक भी शब्द सहस्त्रबाहु के पल्ले नहीं पड़ा। तुम क्या बकवास कर रहे हो और किस बारे में बताना चाह रहे हो, जरा खुलकर बताओ। लेकिन उससे पहले मेरे पहले वाले प्रश्न का उत्तर दो। हम यहाँ कैसे आ गए? हम तो राजस्थान में थे। उद्धरण चिन्ह। मैंने कहा ना, तुम्हारा ये जानना जरूरी नहीं, चलो मेरा हाथ पकड़ो, हमें यहाँ से चलना होगा। कहते हुए वो व्यक्ति अपनी कलाई घड़ी में समय ठीक करने लगा। सहस्त्रबाहु को वो घड़ी आम घड़ियों से अलग नजर आई। क्या मेरा हाथ इस घड़ी से छुआ गया था? सहस्त्रबाहु ने अनुमान व्यक्त करते हुए पूछा। हाँ, व्यक्ति का सारा ध्यान अपनी घड़ी के समय को सही कर लेने में था। ये कोई विशेष घड़ी है? सहस्त्रबाहु की जिज्ञासा बढ़ गई थी। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, व्यक्ति ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। नहीं, पहले तुम मेरे सवालों का जवाब दो। सहस्त्रबाहु ने हाथ बढ़ाने से इनकार कर दिया। जैसा कह रहा हूँ करूँ। अपना हाथ दो, मुझे मेरे पास समय नहीं है, व्यक्ति दृढ़ता से बोला। नहीं, पहले तुम मुझे सब समझाओ। सहस्त्रबाहु जिद पर अड़ गया। नहीं समझा सकता, कुछ और पूछना हो तो पूछ सकते हो, व्यक्ति ने अपनी विवशता जाहिर की। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे हाथ में ये कैसी घड़ी है? उद्धरण चिन्ह 19। मेरा नाम डॉक्टर एन शून्य रामावल्ली है। मैं एक वैज्ञानिक हूँ और जिस घड़ी को तुम मेरे हाथ में देख रहे हो वो मेरी एक खोज है। इसके कारण ही हम राजस्थान से यहाँ इंदौर, मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी में आ पहुँचे हैं। व्यक्ति ने सहस्त्रबाहु के गले में लटके मीडिया कार्ड पर लिखे उसके नाम को पढ़ते हुए कहा। लगा, क्या ये हमें कहीं भी ला ले जा सकती है? सहस्त्रबाहु गैर से घड़ी को देखने। हाँ, डॉक्टर रामावल्ली एक क्षण मौन रहा। उसने फिर एक नज़र दूर आम के पेड़ों के झुरमुट के पीछे सड़क पर डाली और कहा, चलो अब हमें चलना होगा। उसने अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन अब सहस्त्रबाहु के, जो कि एक खोजी पत्रकार था, मन में ढेरों प्रश्न थे। उसने झिझकते हुए हाथ बढ़ाना चाहा, मगर फिर रोक दिया। अचानक हुए अजीब से घटनाक्रम ने उसे भौचक्का कर रखा था। वह डॉक्टर शून्य रामावल्ली का हाथ न थामकर सड़क की ओर देखने लगा। फिर कुछ सोचते हुए आगे बढ़ गया। कहाँ जा रहे हो? पीछे से डॉक्टर ने उससे पूछा। ये देखने की हम कहाँ हैं? सहस्त्रबाहु को संदेह था।
भला कोई व्यक्ति इतनी सरलता और स्पष्टता से सत्य कैसे कह सकता था। वह आगे बढ़ता रहा। हम वाकई दूसरे शहर में हैं, मिस्टर सहस्त्रबाहु। डॉक्टर ने सहस्त्रबाहु को यकीन दिलाने की कोशिश की। अपना नाम सुनते ही सहस्त्रबाहु ने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। मेरा नाम कैसे? वह पूछने ही वाला था कि उसका ध्यान अपने गले में पड़े मीडिया कार्ड पर गया। उसने कार्ड गले से उतारकर जेब में रखा लिया और आगे चलता रहा। मूर्ख आदमी, मेरा समय बर्बाद कर देगा। डॉक्टर शून्य रामावली खुद से ही बड़बड़ाने लगा। वह मैदान जिसमें दोनों प्रकट हुए थे, कुछ बड़ा था। सहस्त्रबाहु को सड़क पर आने में 7 मिनट से ज्यादा लग गए। जब वो सड़क पर पहुंचा, तब उसने देखा कि वहां वाहनों का आना जाना लगा हुआ था। सड़क 4 लेन थी, जिसके बीच में सीमेंट से बने हुए ब्लॉक थे। उन ब्लॉक के बीच में ऊंचे ऊंचे तथा हरे भरे वृक्ष लहरा रहे थे। जिस जगह वह खड़ा था, वहां से 100-150 मीटर की दूरी पर एक चौराहा था, जहां सीसीटीवी कैमरे ट्रैफिक पर नजर रखे हुए थे। एक ट्रैफिक पुलिस अफसर चौकसी से अपनी ड्यूटी कर रहा था। चौराहे से दाएं ओर एक बड़ा सा सुपरमार्केट था। वहां ग्राहकों की गाड़ियां कतार में लगी हुई थी। सुपरमार्केट के सामने, सड़क के पार, एक पेट्रोल पंप था। वहां बहुत ज्यादा भीड़ थी। सहस्त्रबाहु कभी उस शहर में नहीं आया था, पर उसे ज्ञान था कि शहर कैसा था। वह उसकी आबादी, संस्कृति, रहन सहन और धार्मिक स्वभाव से परिचित था। उसे मालूम था वो शहर, जिसे भले ही लोग मिनी मुंबई कहते थे, अभी पिछड़ा हुआ था। पर जो उसने अपनी आंखों से देखा उसे यकीन नहीं हुआ। वो शहर उसे अपनी कल्पना से बिल्कुल ही अलग लग रहा था। उसने इतनी साफ सुथरी सड़कें और व्यवस्थित सुपरमार्केट बड़े शहरों में भी नहीं देखा था। वो खड़ा खड़ा विचारों की उधेड़बुन में पड़ने लगा कि उसका ध्यान पेट्रोल पंप पर लगे एक बड़े से बैनर पर गया। वो बैनर किसी सरकारी योजना की सफलता की उद्घोषणा कर रहा था। बैनर पर एक प्रसिद्ध राजनेता की तस्वीर थी। वो राजनेता उस समय गुजरात राज्य का मुख्यमंत्री था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। सहस्त्रबाहु विज्ञापन पढ़कर चौंका। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। कौन सा साल चल रहा है? सहस्त्रबाहु चौंक गया। उसके दिल की धड़कनें तेजी से चलने लगी। उसने अपनी घड़ी देखी। उसमें दोपहर के 3 बज रहे थे। ये वही समय था जब वो जैसलमेर में अपनी ड्यूटी पर था। तभी उसने सुपरमार्केट से बाहर निकल रही एक महिला को देखा। महिला अपने मोबाइल पर बात कर रही थी। उसके पास एंड्रॉयड फोन था। सहस्त्रबाहु महिला के मोबाइल को देखकर भी आश्चर्य में पड़ गया। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला। वो नोकिया कंपनी का छोटा सा टुनटुना था। अब उसकी उत्तेजना चरम पर थी। वह जानना चाहता था कि साल कौन सा चल रहा था। उसने महिला से पूछना चाहा, लेकिन उसे लगा कि वो उसे पागल समझेगी। इसलिए वो पूछते हुए रुक गया और सुपरमार्केट में दाखिल हो गया। उसने एक ट्रॉली ले ली थी और उत्पादों की रेक के पास जाकर खड़ा हो गया। वहां उसे कुछ जाने पहचाने प्रोडक्ट नजर आए। कुछ उसके लिए बिल्कुल ही नए थे। उसने हाथ बढ़ाकर एक प्रोडक्ट उठाया और उसकी निर्माण तिथि, मैन्युफैक्चरिंग डेट देखी। 12 मई 2017। सहस्त्रबाहु बुरी तरह हैरान हुआ। वो कुछ और प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग डेट देखने लगा। सब पर 2017 का साल चस्पा था। मैं 11 साल आगे हूँ, उसने खुद से कहा। फिर उसकी नज़र सुपरमार्केट में लगी डिजिटल घड़ी पर गई, जो दिन के साथ वार भी बता रही थी। 31 जुलाई 2017 मंगलवार। उद्धरण चिन्ह। ये सच नहीं हो सकता। ये सच कैसे हो सकता है? हम 11 साल आगे आ गए हैं। सहस्त्रबाहु हैरान परेशान सा होते हुए बड़बड़ाने लगा। तभी उसे किसी के बोलने का स्वर सुनाई दिया। यही सच है पत्रकार महोदय, हम 2017 में हैं। उद्धरण चिन्ह। सहस्त्रबाहु ने पलटकर देखा। स्वर डॉक्टर शून्य रामावली का था। पर ये कैसे संभव है? सहस्त्रबाहु अवाक रह गया था। बाहर चलो, मैं समझाता हूँ। डॉक्टर शून्य रामावली ने उसे साथ चलने का इशारा किया। एक गौ माता की तरह सहस्त्रबाहु उस वैज्ञानिक के पीछे चलने लगा। जब वे बाहर निकले तब बारिश होने लगी थी। यूरोवायनेस। समय का अध्ययन आपको समय यात्रा करवा सकता है। 9123
एक अज्ञात समय का कोई माह। भारत का एक अज्ञात स्थान। मिसबा अपने 12 साल के बेटे आफताब को लेकर टाइम मशीन में सफ़र कर रही थी। उसे सन 2024 के किसी दिन, शायद आफताब के 12वें जन्मदिन कुछ दिन बाद, डॉक्टर रामावली ने ये कहकर चौंकाया था, जावेद मरा नहीं है मिसबा, वो और उसका घटिया दोस्त जिंदा है। उद्धरण चिन्ह। मिसबा 12 साल से अपने शौहर जावेद के इंतजार में दिन काट रही थी। हालांकि वो 12 साल एक सेकंड में पार कर लिए गए थे, क्योंकि जिस दिन जावेद और इरफान समय यात्रा पर गए थे उसके एक सप्ताह बाद ही डॉक्टर शून्य रामावली ने भविष्य की यात्रा की थी और मिसबा से मिला था। मगर तब भी वे 12 साल घटित हुए थे, जिसका एक एक दिन मिसबा ने जावेद के इंतजार में काटा था। उसे बताया गया था कि साइट पर भयानक हादसा होने से जावेद और इरफान मारे गए। वे भीषण अग्निकांड में जलकर भस्म हो गए। उनके साथ 10 और लोग जलकर मरे। हादसे के बाद कंपनी ने यानी डॉक्टर शून्य रामावली ने और सहस्त्रबाहु ने मिसबा और आफरीन को अच्छा खासा मुआवजा दिया। लेकिन जाने क्यों मिसबा को यकीन नहीं हुआ। उसे यकीन होता भी कैसे? जावेद और उसके बीच मन मुटाव चल रहा था, जिसकी वजह वो बच्चा था जो मिसबा के गर्भ में पल रहा था। 7वें महीने में स्पष्ट हो गया था कि आफताब का एक पैर ठीक से विकसित नहीं रहा है। मिसबा जान गई थी कि जावेद सही कह रहा था। उनके परिवार में पीढ़ियों से एक आनुवांशिक बीमारी थी। उस दिन वो बहुत रोई थी। उसी दिन उसने जावेद के न होने और अपनी फूटी किस्मत पर मातम मनाया था। मगर मातम कितने दिन चलता? एक न एक दिन उसे खुद को संभालना ही था। उसने आफताब को अकेले ही बड़ा करने का फैसला किया। आफरीन उसके साथ थी, लेकिन समय नहीं। सन 2020-21 में कोरोना महामारी की जकड़ में आकर उसने दम तोड़ दिया। वो समय मिसबा के लिए बहुत ही कठिनाइयों से भरा था। हालांकि कई रिश्तेदारों ने और कुछ दिलफेक आशिकों ने उससे निकाह की इच्छा व्यक्त की थी, पर उसका भी फैसला था कि वो आफताब के साथ अकेले रहेगी। उस पर तरह तरह के लोगों ने बहुत दबाव डाला था, मगर वो अंत तक अपने फैसले से डिगी नहीं। फिर जब उसे लग रहा था कि जिंदगी में सब कुछ सामान्य चल रहा है, तभी एक दिन कहीं से डॉक्टर शून्य रामावली उसके घर में प्रकट हो गया और उसने मिसबा को बताया कि उसका शौहर और उसका दोस्त जिंदा है। मिसबा को यकीन नहीं आया, लेकिन डॉक्टर उसे समझाने लगा, मैं जानता हूँ तुम्हें यकीन नहीं होगा, पर यही सच है मिसबा। वो दोनों जिंदा हैं। उद्धरण चिन्ह। तुम झूठ बोल रहे हो? उसने शंकित भाव से डॉक्टर से पूछा था। डॉक्टर शून्य रामवली उसे देखकर मुस्कुराया। फिर उसने मिसबा को बताया कि सच क्या था। जावेद अपने अतीत में गया है मिसबा, समय यात्रा पर। जानता हूँ तुम्हें यकीन नहीं आएगा, लेकिन शायद तुम्हें याद होगा, उसने एक बार तुमसे कहा था कि वो जानना चाहता है कि उसके खानदान में लूले लंगड़ेपन की बीमारी कब और कैसे आई। कुछ याद है या भूल गई तुम? डॉक्टर गौर से मिसबा को देखने लगा। मिसबा आश्चर्य और हैरानी से डॉक्टर शून्य रामावली को देख रही थी। जावेद और उसके बीच की सालों पुरानी निजी बातें उसे कैसे पता थीं? वह सोचने लगी, फिर सोचती रह गई। डॉक्टर को उसका मन समझने में जरा भी देर नहीं लगी। उसने अपने कोट की जेब में हाथ डालकर एक घड़ी को निकाला। वो घड़ी जिसे वह द रियल टाइम मशीन कहता था। मिसबा उस चमचमाती और अजीब सी दिखने वाली घड़ी को देखने लगी। उसके मन मस्तिष्क में सैकड़ों प्रश्न घूमने लगे थे। मैं इसे तुम्हारे लिए लाया हूँ। तुम इसे पहनकर अपने शौहर के पास जा सकती हो, उससे मिल सकती हो। उद्धरण चिन्ह। पर मिसबा को इतनी जल्दी यकीन कैसे आता? यकीन नहीं हो रहा। अच्छा, मैं तुम्हें एक नमूना दिखाता हूँ। फिर डॉक्टर शून्य रामावली ने घड़ी वापस जेब में रख दी। उसने अपनी आस्तीन ऊंची की।